बात करने वाले हैं भारत के महान बर्डमैन सालेम अली के बारे में और उन्हें दी गई एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि के बारे में। ये लाइनें, इन्हें सुनते ही एक अजीब सा, गहरा सा माहौल बन जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई जुलूस हो, कोई काफिला हो जो अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। और बताएं, इस काफिले में सबसे आगे कौन है? वो हैं सालेम अली। ये उनकी आखिरी यात्रा है। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सफर में गुजार दी, आज वो अपने आखिरी सफर पर हैं। और ये सफर उनके बाकी सभी सफरों से बिल्कुल अलग है। लेकिन इसे अंत कहना शायद सही नहीं होगा। ये तो एक तरह से घर वापसी है, उसी प्रकृति में लौट जाना जिससे वो इतना प्यार करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गाना गाकर हमेशा के लिए कुदरत में समा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि सालेम अली सिर्फ एक इंसान क्यों नहीं थे? क्यों उन्हें एक मिथक, एक लेजेंड की तरह याद किया जाता है? चलिए इसी को समझते हैं। उनकी शख्सियत की इस गहराई को समझने के लिए ना, लेखक हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाते हैं। जरा सोचिए वृंदावन के बारे में, जहां कहते हैं कि कभी कृष्ण ने रासलीला रची थी। कहते हैं आज भी वहां की हवा में, यमुना के सांवले पानी में कृष्ण की बांसुरी का जादू महसूस होता है। वो एहसास आज भी जिंदा है, वो कभी गया ही नहीं। लेकिन एक मिनट, इस पुरानी कहानी का, इस मिथक का 20वीं सदी के एक बर्ड वॉचर से क्या लेना देना? यही तो सबसे कमाल की बात है। देखिए, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर सालेम अली का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उम्र लगभग 100 साल। जिंदगी भर की भागदौड़ की थकान और ऊपर से कैंसर जैसी बीमारी। शरीर तो थक चुका था, लेकिन उनकी आंखों की चमक, जो सिर्फ पक्षियों के लिए थी, वो कभी कम नहीं हुई। कहा जाता है कि उनकी आंखों पर जो दूरबीन थी ना, वो उनके जाने के बाद ही उतारी गई। सोच कर देखिए, क्या जबरदस्त जुनून रहा होगा, क्या समर्पण था। तो कैसा था उनका ये जीवन? कौन सी वो घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें सालेम अली बनाया? आइए देखते हैं। उनके लिए बर्ड वॉचर का मतलब सिर्फ पक्षियों को देखना नहीं था। नहीं, ये एक नजरिया था। दुनिया को इंसान बनकर नहीं, बल्कि प्रकृति का हिस्सा बनकर देखने का। वो कुदरत को जीतना नहीं चाहते थे, वो तो बस उसका एक हिस्सा बन जाना चाहते थे। और इस पूरे सफर की शुरुआत हुई एक छोटी सी घटना से। बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई। बस उसी एक पल ने उनके अंदर सवालों का एक ऐसा समुंदर खड़ा कर दिया जो जिंदगी भर शांत नहीं हुआ। और इस सफर में उन्हें साथ मिला अपनी पत्नी तहमीना का। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा, मतलब एक गौरैया का गिरना। सालेम अली सिर्फ पक्षियों को देखते नहीं थे, वो उनकी दुनिया को बचाने के लिए लड़ते भी थे। और उनका ये रूप एक योद्धा का रूप भी देखने लायक था। एक किस्सा है केरल की साइलेंट वैली का। जब उसे खतरा महसूस हुआ तो सालेम अली सीधे पहुंच गए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास। अब सोचिए वो सीन, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ एक फकीर सा दिखने वाला पक्षी विज्ञानी। और वो किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि एक घाटी को बचाने के लिए गुहार लगा रहा था। कहते हैं सालेम अली ने इतने दर्द और जुनून से उस घाटी के बारे में बताया कि चौधरी साहब की आंखें भर आई थीं। और लेखक का ये सवाल ना आज भी हमारे सामने खड़ा है। आज जब सालेम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह नहीं है, तो कौन है? कौन उठाएगा इन बेजुबान परिंदों के लिए आवाज? तो वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? क्या है उनकी विरासत? चलिए इस पर बात करते हैं। उनकी तुलना अक्सर एक मशहूर इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस से होती है। लॉरेंस भी प्रकृति से इतना जुड़े थे कि उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने कहा था कि मेरी छत पर जो गौरैया है ना, वो इनके बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। और यही बात सालेम अली पर भी 100% लागू होती है। वो प्रकृति का एक अटूट हिस्सा बन गए थे। इसीलिए कहा गया है कि सालेम अली प्रकृति की दुनिया में कोई टापू नहीं थे जो अलग थलग हो। नहीं, वो तो एक अथाह सागर की तरह थे, विशाल, गहरे और हर तरफ फैले हुए। और जो लोग उन्हें करीब से जानते थे ना, वो आज भी मानते हैं कि सालेम अली कहीं गए नहीं हैं। उन्हें लगता है अरे वो तो बस पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए वापस आ जाएंगे। तो लेखक के इसी सवाल के साथ हम भी रुक जाते हैं। सालेम अली, तुम लौटोगे ना? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें एक उम्मीद भी है और एक बहुत गहरी याद भी।